एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो बीए ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर बीएड डीएलएड हो, इन सब में यानी जहाँ भी आपका सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। करें इंडियन सोशल रियलिटी, मतलब भारत में जो सामाजिक कह लीजिए रियलिटी है, उसमें किस टाइप को देखा जाता है भारत में जो है, या डाइवर्सिटी किस टाइप का देखा जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन के सबसे पहले समझेंगे मीनिंग, जैसे रिलीजियस हो गया, होमोजीनस हो गया, आइडियोलॉजिकल और मल्टी कल्चरल, तो ऑब्वियसली रिलीजियस भी है, लेकिन रिलीजियस कोई नेशनल लेवल पे फैक्टर नहीं है। इवन आइडियोलॉजिकल भी नेशनल लेवल पे फैक्टर नहीं है। अगर कहेंगे तो मल्टी कल्चरल ज़रूर है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे कल्चर के लोग हैं, मतलब बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे है, तो इसलिए उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब देखिए कुछ कुछ मैं ना आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको ये जरूरी नहीं कि आपको बुक से ही पूछा जाए, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, मल्टी कल्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दी कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल ऑर्डर। अब ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडिया में सोशल जो ऑर्डर है किस टाइप का देखा जाता है, किस टाइप से। जैसे कि नंबर 1 टॉलरेंस एंड, मतलब लोगों के बीच में कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस, नॉन ऑफ दी। तो 82 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे टॉलरेंस एंड कंसेंसस, मतलब लोगों के बीच में एक बोलते हैं ना टॉलरेंस है एंड कंसेंसस भी है, कंसेंसस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ग्रुप डिमांडिंग रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ, जैसे आज के टाइम में हमेशा सुनते हो कभी वहाँ प्रोटेस्ट हो गया वहाँ, और वो भी रिजर्वेशन को लेकर। तो आखिर क्या वजह होता है, सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है रिजर्वेशन को लेकर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उनको लगता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, या फिर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे हम जिस कम्युनिटी से हैं, अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है तो ऐसा लगता है चलो ठीक है, लेकिन अगर उस कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कम है, तो देन उस केसेस में जो है ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ग्रुप डिमांड करता है रिजर्वेशन का सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूएन ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड, मतलब यूएन किस लिए बनाया गया था, क्योंकि यूएन से पहले यूएन से पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन था, नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, एक बार थोड़ा आप देख लीजिएगा। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका है। अभी करंट में जो टाइम उसको याद रखिए। तो यूएन बेसिकली मोटो क्या है, यूँ समझिए यूएन का। तो 4 ऑप्शन है, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे प्रमोट इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय पीस को लेकर जो है यूएन को माना जाता है। और इसमें थोड़ा और हम कुछ एडिशनल चीज़ें बताना चाहेंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें, यूएन का चीफ कौन है, आप अगर बताइए यूएन का चीफ आज के टाइम में कौन है, और दूसरा हेड क्वार्टर इनका कहाँ है। तो दोनों का आंसर भी कर देते हैं। यूएन का जो चीफ है वो एंटोनियो गुटेरेस है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन। एक बात और ऐड कर दें, जैसे आपको दिमाग दे रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है कि यूएन एक बॉडीज है, फिर यूएन का बहुत सारा पार्ट है, मतलब सदस्य है, मेंबर है कह लीजिए, जैसे WHO हो गया, और भी इस तरीके से यूनेस्को हो गया, यूएन का सब ये पार्ट है। तो देखा जाए तो हेड यूएन हो गया, और पहले कौन आया है, एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि ए पहले आ रहा है। तो आपको याद रखने वाली चीज़, जैसे ऑप्शन रहेगा, तो अगर बार बार किसी वर्ड को रिपीट किए रहेंगे तो आप वर्ड लेटेस्ट चलिएगा, तो उस हिसाब से अगर आप जाते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो आपका कौन हुए, यूएन का चीफ हुए, नंबर 1। दूसरा, इनका जो हेड क्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ हेड क्वार्टर है, न्यूयॉर्क में, ये ज़रूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में ही, जो कि WHO काफ़ी इंपॉर्टेंट में रहता है, और थर्ड वन यूनेस्को। तो अभी हम थोड़ा WHO को दोनों चीज़ देखेंगे, हेड क्वार्टर भी और चीफ भी। WHO का चीफ कौन है वो आपको बताना है, WHO का चीफ कौन है आपको बताना है, और इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे है। चलिए अब हम आंसर करते हैं। WHO का चीफ जो है वो आज के टाइम में टेड्रस एडनम है, टेड्रस एडनम। और इसके जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। क्लियर हुआ। और थर्ड जो है यूनेस्को के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही धोलावीरा में कुछ साइट डिस्कवर किया गया था, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मे भी धोलावीरा के लोकेशन से पूछा जा सकता है कहाँ पे है। दूसरा, यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज पे काम करती है, और इसके जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ है, पेरिस में है। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये इतना सारा क्वेश्चन मतलब एक इससे बना था यूएन बॉडी से। 3 चीज़ें पूछता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये WHO और UNO के बारे में, बाकी मॉनेटरी फंड हो गया, ये सब के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु इज कंसिडर टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको इनमें से किनको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर दी फॉलोइंग, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड। ये मतलब ये जो तीनों है वो ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है तीनों है या नहीं, ये आपको कंफर्म बताना है। मतलब ये 3 जो राइट दिखाया गया है, क्या ये ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, यानी ये तीनों ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इन इंडिया माइनॉरिटी इज आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, इंडिया में माइनॉरिटी किस बेस पे आइडेंटिफाई किया गया है या किया जा रहा है। जैसे आने वाले टाइम में ये अभी सुनने को होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ लोग जो है वहाँ पे नॉन मुस्लिम को एज अ माइनॉरिटी कंसिडर करने की बात चल रहा है। तो इंडिया में जो माइनॉरिटी चूज़ करने की बात है या कंसिडर करने की जो बात है वो क्या किस पैरामीटर पे, तो बेसिकली उनके लैंग्वेज और कास्ट के हिसाब से देखा जाता है। मतलब उस एरिया में मिनिमम लैंग्वेज बोलने वाला ये उस टाइप के लैंग्वेज, जैसे मान ली कोई बहुत सारे हमारे देश में 22 लैंग्वेज के आसपास हैं जो कि 8th शेड्यूल में हैं। तो बस ये चेक किया जाएगा कि भाई उस एरिया में स्पेसिफिक एरिया में मेजर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है और माइनर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। दूसरा कास्ट भी देखा जाएगा कि माइनर कास्ट कौन सा और मेजर कास्ट कौन सा है, ताकि उसका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, मतलब क्वेश्चन मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजवाद कह लीजिए, मतलब ये इनमें से कौन एजेंसी नहीं है। तो देखिए ऑब्वियसली फैमिली भी एक तरीके से देखा जाए तो इवन स्कूल में भी एक तरह का फैमिली ही होता है, मतलब डेवलप वहाँ पे होता है। इवन मास मीडिया की भी बात करें, इसमें हॉस्पिटल जो है नहीं होता है, तो डी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश टू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है किस चीज़ के लिए किस वजह से इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ब्रिटिश सिस्टम के एजुकेशन को ये उससे मतलब उसको प्रोटेक्ट उसको रोकने के लिए यूँ समझे, नंबर 1। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आज के टाइम में जामिया के चांसलर कौन है, चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया आपको बताना है। पहला चांसलर, दूसरा फाउंडर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आपको आंसर करना है। चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया करंट में और फाउंडर कौन रहे हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनंसिएटेड इन 11 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको पता ही कि टोटल मेरे ख्याल से 11 ही 5-year प्लान आए थे, और लास्ट जो 5-year प्लान आया था वो 2015 में आया था। उसके बाद से फिर ये जो 5-year प्लान है ये मतलब प्लानिंग कमीशन के बिहाफ में आता था, अब ये जो है नीति आयोग में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए तो आपको पता होगा। खैर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 5-year प्लान था उसमें किन किन बातों को ध्यान रखा गया था, मतलब इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि ये जानेंगे तो आप आंसर कर जाएंगे। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जॉब या जो आपके एम्प्लॉयमेंट जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए वो, और दूसरा जो पॉवर्टी लेवल उसको कैसे डिक्रीज़ किया जाए, ये हम इंक्लूसिव ग्रोथ में पढ़ते हैं। ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिक्रीज़ इन पॉवर्टी, उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो उस हिसाब से पहले 4 ऑप्शन देख लीजिए। रिडक्शन पॉवर्टी कहीं ना कहीं सही है, इसके अलावा स्ट्रेंथिंग कैपिटल मार्केट ये भी सही है, और एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये भी सही है। रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ये जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एम ऑफ बेसिक एजुकेशन एज पर द ड्रीम ऑफ गांधी जी, मतलब गांधी जी का एम क्या था बेसिक एजुकेशन को लेकर। कह रहा है क्रिएट ए क्लासलेस सोसाइटी, क्रिएट ए सर्वोदय सोसाइटी, क्रिएट ए सोसाइटी रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियस, क्रिएट ए सोशल वेयर ए रीच एंड पुअर कैन बी लिव टुगेदर। तो इनमें से चारों वर्ड कहीं ना कहीं मतलब रिलेटेबल है, लेकिन इसमें जो आपका करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो 3 है आपका, यानी सेकंड नंबर का स्टेटमेंट, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इज मीन फॉर, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो मिलता है वो किसके लिए मतलब उसका मोटो क्या है यूँ समझिए। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, दैट इज सी, रिडक्शन पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन की बात इज मीन फॉर, मन की बात के बारे में आज भी आप सुनते होंगे या बराबर हर मतलब ये नॉर्मली संडे में ही होता है। तो मन की बात का मतलब ये है सिंपल कि कनेक्टिंग विद द मासेस, मतलब लोगों से इंटरेक्ट होने की बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि निर्भया फंड वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर, निर्भया, अभी देखिए निर्भया का मामला भी थोड़ा सा चल रहा है, तो निर्भया जो फंड है वो इनकॉर्पोरेटेड, मतलब बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि निर्भया का जो फंड है वो किस लिए आज किस चीज़ में आज के टाइम में यूज हो रहा है, ये समझिए। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, दैट इज प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वेमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज द नेशनल सैनिटेशन ब्रांड एम्बेसडर इंडिया। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका सी होगा, लेकिन करंट में कौन है वो आप देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेक्शन 377 आईपीसी इज अबाउट, मतलब 377 किसके बारे में का। देखिए आईपीसी का मतलब ये कि पुलिस आपको कैसे पीटेगी उसके बारे में आईपीसी में बात किया जाता है। तो आर्टिकल 377 जो है
या उसको लतियावेगी, ये भी कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। तो 377 जो है किसके किसके बारे में बात करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा लेस्बियन गाय, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। एंड चाइल्ड लेबर के बारे में आर्टिकल 24A के बारे में बात किया जाता है। और स्पेशल स्टेटस एंड जम्मू और कश्मीर 370। और सेडिशन लॉ की बात करें तो आर्टिकल 124, ये इंपॉर्टेंट इस बार पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा थोड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कह रहे हैं नेशनल एंथम वाज कंपोज हुई, नेशनल एंथम इनमें से किनके द्वारा कंपोज किया गया था, थोड़ा सोच लिए आंसर करिए। वैसे इसमें कोई ऑप्शन, सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसमें नन ऑफ दी, डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलाला यूसुफजई इज़ दी न्यूज़ बिकॉज बेसिकली ये फाइट एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए फाइट कर रही है, मतलब ये उनका मेन मोटो ये है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, नेशनल सॉन्ग बोलिए या नेशनल एंथम बोलिए, इन दोनों का कंपोजर जो है वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और दूसरा वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आपके किस चीज़ के, वंदे मातरम के, ना कि नेशनल एंथम का। नेशनल एम्बलम का भले हो सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आज के लिए इतना ही। बाकी कल का जो वीडियो का हम कोशिश कर रहे हैं कल जो आपका रीजनिंग भी लाया जाए, एंड उसके बाद कंटिन्यू। बाकी ये कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।